अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी टीचर और आज तो आपको कहानी सुनाने का दिन है। और कहानी का नाम है एक था मोटू बादशाह। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत अच्छा था, बहुत रहमदिल था, अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता था। सब लोग उससे बहुत खुश थे। बादशाह को खाने पीने का बहुत शौक था। बहुत सारी अच्छी आदतों के साथ साथ बस एक आदत उसकी बहुत बुरी थी कि बादशाह बहुत सारा खाना खाता था और साथ में बहुत सारी मिठाइयाँ और रोज़ाना उनके साथ बहुत सारी चॉकलेट्स। अब अगर इतनी सारी चॉकलेट्स और इतनी सारी मिठाइयाँ बच्चों आप रोज़ खाएंगे तो क्या होगा? ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है। लेकिन उस वक्त बादशाह को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। बादशाह को बहुत अच्छा लगता। उसकी एक प्यारी सी मलिका भी थी जो उसके साथ खाना खाती थी। लेकिन जब वो खाना खाकर चली भी जाती थी ना, तब भी बादशाह खाना खाता रहता था और उसके बाद मज़े मज़े की मिठाइयाँ और चॉकलेट्स। एक ही दिन में इतनी सारी मिठाई, वाह। और यही वजह थी कि उस बादशाह का नाम मोटू पड़ गया। सब उसे मोटू बादशाह कहते थे। और सिर्फ महल में ही नहीं, जब बादशाह बाग में चहलकदमी करने के लिए जाता था तब भी बहुत सारा खाना उसके लिए उसके बावर्ची लेकर आते थे। तो वो जब भी घूमने फिरने निकलता, जब भी बाग में जाता तो इतना सारा खाना खाता था और वो भी अकेले अकेले, किसी को दावत पर भी नहीं बुलाता था। तो जाहिर है उसे मोटा तो होना ही था। बादशाह की मलिका जो थी वो बादशाह के लिए बहुत परेशान रहती थी और वो ये सोचती थी कि बादशाह का तो इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया है और उससे चलना भी अब मुश्किल होता था। इसलिए मलिका हर वक्त बादशाह को समझाती रहती थी कि आप ज़रूर खाएं, लेकिन इतना खाएं जितना मुनासिब हो। हद से ज़्यादा खाना खाना और हद से ज़्यादा मीठा खाना तो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह तो आप जल्दी बीमार हो जाएंगे। लेकिन बादशाह हंसकर टाल देता था और वो कहता था कि मैं तो कभी बीमार नहीं हो सकता क्योंकि मुझे तो खाना पसंद है और खाना खाने से ताकत आती है। ये बात तो सही है कि खाना खाने से ताकत आती है, लेकिन इतना सारा खाना और इतनी सारी मिठाई। मलिका कभी कभी अपने बादशाह से नाराज़ भी हो जाती थी और कभी उसे हंसकर मनाती थी, लेकिन बादशाह किसी की बात नहीं मानता था। फिर एक रात ऐसा हुआ कि बादशाह खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। बादशाह का कमरा तो बहुत बड़ा था, पर्पल कलर का प्यारा सा कमरा जिसमें बादशाह को बहुत आराम से नींद आ जाती थी। लेकिन आज क्या हुआ? बादशाह को तो बिल्कुल नींद नहीं आई। बहुत बेचैन था, उसे अपनी तबीयत सही नहीं लग रही थी और सर भी चकरा रहा था। बादशाह की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, अब उसे क्या करना चाहिए। इसी परेशानी में बादशाह को सारी रात नींद नहीं आई और सुबह हो गई। सुबह हुई तो बादशाह को थोड़ी बहुत भूख लगी और फिर बादशाह नाश्ता करने के लिए बड़े से हॉल में चला गया। वहाँ पर बहुत ही मज़ेदार किस्म का नाश्ता लगा हुआ था। बादशाह नाश्ता करने लगा, लेकिन आज तो उससे ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा था। बादशाह ने अपने वज़ीर को बुला भेजा। वज़ीर फ़ौरन बादशाह के पास आ गया। बादशाह ने उससे कहा कि उसके लिए जल्दी से किसी अच्छे से हकीम का इंतज़ाम करे ताकि वो हकीम से आकर देखे कि बीमार क्यों हो गया। वज़ीर कुछ कहना चाहता था कि बादशाह सलामत, मलिका आपको खाना खाने से, बहुत ज़्यादा खाना खाने से मना करती हैं, लेकिन आप बात नहीं मानते। लेकिन ये कहने की वज़ीर में जुर्रत ही कहाँ थी। उसे बादशाह से डांट थोड़ी खानी थी। और फिर बादशाह तो कभी भी इस बात को नहीं मानता कि खाना खाने की वजह से वो बीमार हुआ है। अब तो वज़ीर चला हकीम को ढूंढने के लिए। वो चाहता था कोई एक ऐसा अच्छा और अक्लमंद हकीम लेकर आए जो बादशाह का अच्छी तरह इलाज करे। इन्हीं सोचों में गुम वज़ीर चलता चला जा रहा था कि उसका गुज़र एक गांव के करीब से हुआ। वहाँ लोगों ने उसे बताया कि इस गांव में एक बहुत अक्लमंद हकीम रहता है और वो जब लोगों का इलाज करता है
तो उससे सबको फ़ायदा होता है। वज़ीर ने पूछा कि उसका घर कहाँ मिलेगा। सब ने कहा वो छोटा सा घर है उसका, जहाँ उसकी एक प्यारी सी मुर्गी भी है। वज़ीर ढूंढते ढूंढते एक घर के बाहर रुक गया। वहाँ एक मुर्गी थी, बस वही तो उस हकीम का घर था। वज़ीर ने आवाज़ दी, हकीम साहब बाहर निकलें, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। हकीम थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। वज़ीर ने कहा, हकीम साहब, मुझे बादशाह ने भेजा है आपके लिए, और अब आपको जल्दी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि बादशाह बहुत बीमार है और उनका इलाज करना है। हकीम साहब ने पूछा कि भाई, आपके बादशाह को कौन सी बीमारी है? वज़ीर ने कहा, बादशाह को कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन वो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं। वज़ीर ने सारी बातें तफसील से हकीम साहब को बता दी। अब तो हकीम साहब अच्छी तरह समझ गए कि बादशाह की बीमारी क्या है और उसका इलाज किस तरह करना है। यूं वज़ीर उस हकीम को लेकर बादशाह सलामत के महल की तरफ चला। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते भी जाते थे और बातें भी करते जाते थे। काफ़ी सारी मालूमात वज़ीर ने हकीम साहब को दे डाली, लेकिन एक बात वज़ीर ने हकीम को अच्छी तरह समझा दी थी, और वो बात ये थी कि बादशाह से बिल्कुल भी नहीं कहना कि वो ज़्यादा खाना खाते हैं या ज़्यादा खाना खाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई है। इलाज ज़रूर करना, लेकिन उन्हें कभी ये ना कहना कि खाने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब है और वो बीमार हैं, वरना बादशाह बहुत डांटेंगे और अपना इलाज तुमसे नहीं कराएंगे। हकीम अच्छी तरह समझ गया कि अब उसे करना क्या है। दोनों महल की तरफ चले और थोड़ी ही देर में महल पहुंच गए। महल में बादशाह बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जल्दी से वज़ीर और हकीम आ जाएं, और उसने दिल में सोच लिया था कि अगर वज़ीर हकीम को लेकर नहीं आएगा तो वो वज़ीर को बहुत डांटेगा। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वज़ीर को वो अक्लमंद हकीम मिल गया और वज़ीर उस हकीम को अपने साथ लेकर आ गया। वज़ीर ने बादशाह को बताया कि करीब के गांव में ये हकीम रहता है और लोग इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि इसके इलाज से बहुत फ़ायदा होता है। बादशाह को हकीम अच्छा लगा। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि वो अब जा सकता है, क्योंकि उसे अकेले में कुछ बातें करनी है हकीम से। वज़ीर फ़ौरन चला गया, क्योंकि वो इसी बात का तो इंतज़ार कर रहा था कि वो जल्दी से यहाँ से चला जाए, ताकि कोई भी डांट उसे ना सुननी पड़े। वज़ीर के जाने के बाद बादशाह ने हकीम से पूछा कि उसे क्या बीमारी है। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या बीमारी है। बादशाह ने कहा, हकीम तो तुम हो, तुम्हें बताना चाहिए कि मैं बीमार क्यों हुआ। ठीक है फिर। हकीम ने बादशाह से कुछ सवाल करना शुरू किए, जिनके गोल मोल जवाब दिए मोटू बादशाह ने। और बादशाह ने बिल्कुल भी नहीं बताया हकीम को कि वो कितना खाता है और कितनी ज़्यादा मिठाई खाता है और कितनी ज़्यादा चॉकलेट्स खाता है। लेकिन हकीम को वज़ीर पहले ही बता चुका था सारी बातें, तो बस। फिर हकीम ने बादशाह से और कुछ नहीं पूछा, लेकिन बादशाह ने भी हकीम से कह दिया कि अगर वो उसका सही इलाज करेगा और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा तो उसे इनाम मिलेगा, नहीं तो हकीम थोड़ा सा डर तो गया, लेकिन उसने भी अक्लमंदी से काम लिया। हकीम ने मोटू बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, आप बहुत रहमदिल हैं। सारे गांव के लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं और इस सारे मुल्क में आपकी रहमदिली के चर्चे हैं। सब आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन ये क्या, आपके महल का जो बाग है वहाँ पे सारे परिंदे हर वक्त भूखे रहते हैं और मेरे पास आकर शिकायतें करते हैं। इतने भूखे परिंदे कि आप उन्हें खाना भी नहीं खिलाते। ये कहते हुए हकीम थोड़ा सा डरा तो था, लेकिन बादशाह को बड़ी हैरत हुई और अफसोस भी हुआ कि उसके महल का इतना बड़ा बाग है और उसके सारे परिंदे जो हैं वो भूखे रहते हैं और इधर उधर उड़ते फिरते रहते हैं। हकीम ने बादशाह को सोच में डूबे हुए देखा तो उसकी हिम्मत बंधी।
اس نے موٹو بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے محل کے باغ کے جو پرندے ہیں وہ آپ سے ناراض ہیں، کیونکہ ان کا دل بہت دکھا ہوا ہے، ان کو تو کھانا ہی نہیں ملتا، اسی لیے آپ بیمار ہو گئے ہیں۔ اب اگر انہیں خوش کرنا ہے تو انہیں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا ہوگا، اور وہ بھی روزانہ۔ حکیم نے بادشاہ سے کہا کہ کم از کم 30 دن تک آپ ان تمام پرندوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائیں گے۔ جب ان کا پیٹ بھرے گا تو وہ خوش ہوں گے، خوش ہو کر آپ کو دعا دیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ بادشاہ کو حکیم کی یہ بات بہت پسند آئی۔ موٹو بادشاہ کو اچھی طرح پتہ تھا کہ اس کے باغ میں تو بے شمار پرندے ہیں، شاید 100 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کم از کم 100 پرندوں کو کھانا کھلانا تو بہت ضروری ہے۔ حکیم صاحب نے بادشاہ کو مشورہ دیا۔ موٹو بادشاہ نے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے حکیم صاحب نے کوئی دوا نہیں دی، ورنہ تو وہ دوا کھانی پڑ جاتی۔ اب یہ تو کتنی آسان سی بات ہے کہ روزانہ جاؤں گا، پرندوں سے ملوں گا، ان کو کھانا کھلاؤں گا، وہ دعائیں دیں گے تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی ملکہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار ہوا ہوں۔ اگلی ہی صبح بادشاہ محل کے باغ سیر کرنے کو چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا تو بے شمار رنگ برنگے پرندے اڑتے پھر رہے تھے اور چہچہا رہے تھے۔ بادشاہ نے تو وزیر سے کہہ دیا کہ جب تک 100 پرندے نہ ہو جائیں وہ کھڑا رہے اور گنتا رہے، کیونکہ مجھے کم از کم 100 پرندوں کو تو کھانا کھلانا ہے۔ اب بادشاہ ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر ان پرندوں کو کھانا کھلانے لگا۔ بادشاہ خوش بھی ہو رہا تھا، پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کر بیٹھ رہے تھے تو بادشاہ وہاں پہنچ جاتا اور ان کو کھانا کھلانے لگتا۔ اسی طرح بادشاہ بھاگ بھاگ کے سارے پرندوں کو مزے مزے سے کھانا کھلانے لگا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور بادشاہ بہت تھک گیا۔ جب بادشاہ محل کے اندر پہنچا تو کھانا لگا ہوا تھا، لیکن بادشاہ اتنا تھک چکا تھا کہ تھوڑا سا کھانا کھا کر سو گیا، اور اگلی صبح پھر بادشاہ محل کے باغ میں چلا گیا، کیونکہ اسے روزانہ ہی ان سارے پرندوں کو کھانا کھلانا تھا، اور وہ بھی کم از کم 100 پرندوں کو۔ اسی طرح بہت سارے دن گزر گئے اور کم از کم 1 مہینے سے بھی اوپر ہو گیا۔ اب بادشاہ کا زیادہ سے زیادہ وقت ان پرندوں کے ساتھ گزرنے لگا، کیونکہ 100 پرندوں کو کھانا کھلانا آسان کام تو نہیں ہوتا۔ سارا وقت ہی بادشاہ صبح سے شام تک ان میں مصروف رہتا، اور رات کو تھک جاتا تو کھانا کھا کر سو جاتا تھا، اور پھر صبح سویرے پھر پرندوں کے ساتھ باغ میں موجود ہوتا۔ بادشاہ اپنے اندر اب بہت طاقت محسوس کر رہا تھا اور پہلے سے زیادہ چست ہو گیا تھا۔ موٹو بادشاہ اب پتلا ہو گیا تھا بچوں، کیونکہ اب وہ اتنا مصروف رہتا تھا کہ اس نے اپنا دھیان کھانے پر کم اور دوسرے کاموں پر زیادہ دینا شروع کر دیا تھا۔ پرندوں کے ساتھ وقت گزارتا اور حکومت کے دوسرے کاموں میں مصروف رہتا۔ بادشاہ مکمل طور پر تندرست و توانا ہو چکا تھا، اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ حکیم نے کتنی عقل مندی کے ساتھ اس کا بہت علاج کیا، کیونکہ پہلے جب وہ کھانا کھاتا تھا تو سو جاتا تھا، کیونکہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو چلنے پھرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب جب کہ وہ کم کھاتا، زیادہ مصروف رہتا، چہل قدمی کرتا اور پرندوں کے پیچھے بھاگتا دوڑتا رہتا تھا، تو اس کا وزن بھی کم ہو گیا اور وہ پہلے سے زیادہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرنے لگا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بادشاہ سے اب بہت خوش تھی، اور خاص طور پر اس عقل مند حکیم سے تو دونوں بہت خوش تھے، اور بادشاہ اس عقل مند حکیم کا علاج بہت اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بادشاہ نے اس عقل مند حکیم کو اپنے پاس بلایا اور اسے بہت سارا سونا دیا، اور اس طرح سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ایک تھا موٹو بادشاہ؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ بس اسی طرح بہت سی مزے مزے کی کہانیاں میں آپ کے لیے سناتی رہوں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔